दोस्तों, कैलेंडर का महत्व हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। ना सिर्फ वार और तारीख देखने में ये काम आता है, बल्कि आगे का कोई हमें त्योहार देखना होता है, कोई अवसर देखना होता है, तो कैलेंडर से हम उसका ज्ञान कर सकते हैं। कोई भी सरकारी कामकाज जो भविष्य की किसी तारीख को होना है, उसे हम कैलेंडर की तारीख के आधार पर नोट करके कर सकते हैं। इसी तरह से कैलेंडर से हम मौसम का भी ज्ञान कर सकते हैं कि किस महीने में कैसा मौसम रहेगा, यह कैलेंडर को देखते ही अनुमान हो जाता है। और इस तरह से कैलेंडर के अनगिनत महत्व है। लेकिन जब कैलेंडर की बात आती है तो कैलेंडर भी कई तरह के होते हैं और उसके बाद उनकी गणना का आधार भी कई तरह का होता है। दुनिया में कई तरह के कैलेंडर प्रचलित है। जैसे हम बात करें, अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो तो सब देखते ही हैं। इसके अलावा एक भारतीय कैलेंडर है जिसे हम पंचांग बोलते हैं, वो भी हमारे सामने उपलब्ध है। अन्य कई सारे कैलेंडर भी उपलब्ध है। तो आज मैं आपको भारतीय कैलेंडर की उपयोगिता के ऊपर इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही थोड़ा सा प्रकाश इस पे भी डालूंगा कि ये अंग्रेजी कैलेंडर से किस तरह से अलग है। हर कैलेंडर की अपनी एक गणना होती है, उसका एक आधार होता है, एक तार्किक आयाम होता है। और कौन सा आधार कितना वैज्ञानिक कितना तार्किक है, ये विद्वानों के बीच चर्चा का विषय हो सकता है। इसके ऊपर अभी मैं नहीं जाऊंगा। हमारे लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि कैलेंडर का ऐसा कौन सा मुख्य आधार है जिसके आधार पर हम काम करते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना का प्रयास करूंगा कि दुनिया भर के कैलेंडर में महीनों की संख्या 12 ही क्यों होती है, सप्ताह के वार 7 ही क्यों रखे गए हैं और दिन के अंदर घंटे 24 ही क्यों होते हैं, 25 या 26 क्यों नहीं होते, या 21 या 22 क्यों नहीं होते हैं। सप्ताह के नाम और महीनों के पीछे क्या कोई विज्ञान है या मनमर्जी है। हमारे मध्य कई तरह के कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है और भारतीय पंचांग है। तो मुख्य तौर पर मैं इसी के ऊपर इस वीडियो को आधारित करूंगा। भारतीय कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से थोड़ा अलग है। अंग्रेजी कैलेंडर में जहां हमें दिनांक यानी कि तिथि कह सकते हैं उसे, और वार का ज्ञान होता है, तो वहीं भारतीय पंचांग में 5 हमें चीजों का ज्ञान होता है। वो है नक्षत्र, वार, करण, तिथि, वार। नक्षत्र, वार, करण अतिरिक्त है और तिथिवार तो अंग्रेजी कैलेंडर से भी हमें पता चल जाता है। तो नक्षत्र, वार, करण 5 चीजें और जुड़ती है और यह पंचांग बन जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में उच्च मानवीय मूल्य, आध्यात्म, ज्ञान और परंपरा मौजूद रही है। पाश्चात्य सभ्यता जो है उसका असर आया, उसके बावजूद भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना अभी भी हमारे बीच में विद्यमान है और इन्हीं कारणों से भारत ने अपना ज्ञान कभी छुपाया नहीं है। और चूंकि अपना ज्ञान छुपाया नहीं है और सब दुनिया को दिया है, इसलिए यह विश्व गुरु भी कहलाया। आज पश्चिमी सभ्यता भारतीय ज्ञान और परंपरा का अनुसरण कर रही है, जबकि हम अपने वेद, पुराण, उपनिषद छोड़ रहे हैं और हमारी परंपरा के आधार पर जो 7 वार है, 12 महीने हैं, हमें इसका भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको कुछ और बातों के ऊपर भी ले जाना चाहूंगा। विश्व की अनेक सभ्यताओं में धर्म और विज्ञान को अलग अलग माना जाता रहा है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म और विज्ञान का अध्ययन हमेशा साथ साथ किया जाता है। यहां जो व्यक्ति धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, वही अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, वही गणित पढ़ रहे हैं, वही चिकित्सा विज्ञान पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि ऐसे ग्रंथ लिख रहे हैं। रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला विज्ञान, वस्त्र निर्माण, न्याय दर्शन, धनुर्विद्या, युद्ध कला, वैमानिकी शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, मैं कितने विज्ञानों का नाम लूं। इन विज्ञानों को उन्होंने लिखा जिन्होंने धार्मिक पुस्तकें लिखी और साथ ही साथ ना सिर्फ लिखा बल्कि उसमें आगे जाने की प्रेरणा भी दी। और इसी बात के ऊपर मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब हम पंचांग की बात करते हैं, केवल वार और तिथि नहीं होता, मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ नक्षत्र, योग और करण भी सम्मिलित होते हैं। साथ साथ भारतीय पंचांग में आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी मिलेगा और सूर्य चंद्रमा की जो स्थिति है वो भी मिलेगी। और अमावस्या और पूर्णिमा का ज्ञान जो है हमें भारतीय पंचांग से ही मिलेगा। अंग्रेजी कैलेंडर से हमें पता नहीं चल सकता अमावस कब है, पूर्णिमा कब है। दुनिया के सभी देशों के अंदर यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा चोरियां जो है अमावस्या के समय होती है, लेकिन क्योंकि अंधेरा ज्यादा होता है। लेकिन अमावस्या का पहले से ज्ञान अभी कुछ हम दशक कहें या 100-200 साल कह दें, विज्ञान ने कुछ ऐसे तरीके निकाल लिए हैं
कि जिसे पता चल जाए अमावस कब आनी है और पूनम कब आनी है, ताकि उसी हिसाब से तैयारी हो सके। लेकिन भारतीय पंचांग तो हजारों साल पहले से हमें ये बताता आ रहा है, ये हमें गणना दे रहा है कि कब अमावस होगी, कब पूर्णिमा आएगी, कब शुक्ल पक्ष होगा और कब कृष्ण पक्ष होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा नक्षत्र क्या है। पंचांग का एक महत्वपूर्ण अंग है नक्षत्र। जो 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, मुहूर्त निकालने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और 27 के लिए एक 28वां अभिजीत नक्षत्र भी है, जिन्हें विवाह, गृह प्रवेश, कोई वाहन खरीदी आदि समय इनका भी ध्यान रखा जाता है। जब हम तिथि की बात करते हैं तो ये दूसरा अंग है और ये 16 प्रकार की तिथि है, पूर्णिमा और अमावस जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो तिथियां होती है वो एकम से लेकर 14 तक 14 तिथियां और होती है। तो इस प्रकार कुल 16 तिथियां हमारे बीच में विद्यमान है। और दो पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जब चंद्रमा की रोशनी बढ़ते हुए क्रम में होती है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में जब चंद्रमा की रोशनी घटते हुए क्रम में होती है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब हम बात करते हैं योग की। पंचांग का तीसरा अंग है योग। योग किसी भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है। पंचांग में 27 प्रकार के योग कहे गए हैं, जिनमें से कुछ है जैसे विश्वकुंभ, ध्रुव, सिद्धि, वरियान, परिधि, व्याघात, ये कुछ नाम है। कर्ण पंचांग का चौथा अंग है और तिथि के आधे भाग को कर्ण कहा जाता है, यानी आधी तिथि। ये कर्ण मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। इनमें से 4 स्थिर होते हैं और 7 अपनी जगह बदलते रहते हैं। बौ, बालव, तेतिल, नाग, वाणिज्य और कर्ण आदि कई तरह के हो सकते हैं। और वार की बात करते हैं तो पंचांग का 5वां अंग वार है। एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच की अवधि को वार कहा जाता है। यानी वार का प्रारंभ सूर्योदय से होता है, इसकी समाप्ति अगले सूर्योदय से ठीक पहले हो जाती है। भारतीय पंचांग में हम बात करें कि ये विक्रम संवत जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के भूतपूर्व राजा विक्रमादित्य के नाम पर ईसा से भी 57 साल पहले प्रारंभ हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र पंचांग है, इससे पहले भी कई तरह के संवत, कई तरह के पंचांग हमारे बीच में प्रचलित रहे हैं। जैसे ईसा से 3076 वर्ष पहले सप्तऋषि संवत प्रचलित था और ईसा से 57 साल पहले विक्रम संवत आया। इसी तरह से और भी कई तरह के पंचांग जो है, संवत जो है वो प्रचलित रहे हैं। भारतीय पंचांग में एक सप्ताह में 7 वार होते हैं और उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। भारत में कालखंड की गणना ग्रहों के आधार पर की जाती है। और ग्रह होते हैं, जब बात करते हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रह हैं। राहु और केतु चूंकि छाया ग्रह या छद्म ग्रह कहा जाता है, इसलिए वास्तविक ग्रहों की गणना केवल 7 ही मानी जाती है। और इन्हीं 7 ग्रहों के आधार पर 7 वारों का नामकरण किया गया। 7 वारों के समूह को सप्ताह कहा गया है। भारतीय ज्योतिष में एक दिन और रात के समय को मिलाकर अहोरात्रि कहा जाता है। दिन और रात्रि के समय को मिलाकर अहोरात्रि कहा जाता है। अहो का हो और रात्रि का रा शब्द को मिलाकर एक सांकेतिक नाम होरा रखा गया है। इस तरह से एक दिन में 12 होरा दिन के और 12 होरा रात के होते हैं, जिन्हें 24 घंटे कहा जाता है। दिन के इन 24 होरा के आधार पर ही घड़ी का निर्माण किया गया है और 24 घंटे की एक घड़ी होती है, या हम कह सकते हैं एक दिन या दिन रात होरा होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ ही परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी भी सूर्य के चारों तरफ ही परिक्रमा करते हैं, ऐसा माना भी जाता है। और ज्योतिषीय गणना पृथ्वी को केंद्र मानकर की गई है। ये थोड़ा सा अंतर है। देखो, गणना पृथ्वी को केंद्र मानकर की गई, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि भारतीय ज्योतिष ये मानती है कि सभी ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। भारतीय ज्योतिष वैसे ही मानती है जैसे विज्ञान मानता है कि सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रह घूमते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ का जो खुला अंतरिक्ष है उसे हम गोल ही कह सकते हैं, और इस गोलाई को हम हमेशा ही 360 डिग्री में नापते हैं। इस गोलाई को 12-12 भागों में बांट दो, 12 भागों में बांट देते हैं तो कुल मिलाकर 30-30 डिग्री या 30-30 अंश के 12 भाग निकलकर आते हैं। ये जो अंतरिक्ष की दूरी है 30 डिग्री का एक भाग या 30 अंश का एक भाग है, इसे ही राशि कहा जाता है। तो राशि याद रखना ज्योतिष के अंदर दूरी का प्रतीक है। अंतरिक्ष के अंदर दूरी का प्रतीक है राशि, और कुछ भी नहीं है।
अंतरिक्ष में ग्रहों की कक्षाओं की वास्तविक स्थिति जो है वो इस तरह के, सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के ठीक बाद में जो ग्रह परिक्रमा कर रहा है उसका नाम बुध है, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि है। और हम बता चुके हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। सृष्टि के प्रारंभ के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी मैं आपको बताता हूं। काल माधव और ब्रह्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। काल माधव और ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, चैत्र मासे जगद ब्रह्मा समर्जे प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे ततदा सूर्योदय सती प्रवर्तया मासे तदा कालस्य गणनामपि ग्रहणा नाग्र नूतान मासे वसत परान। मित्रों, ब्रह्म पुराण और काल माधव के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन की थी और यह सृष्टि का प्रथम दिवस माना जाता है। और जिस दिन सबसे पहले सृष्टि की रचना की उस दिन रविवार था। और समस्त ग्रहों की स्थिति मेष राशि के प्रारंभ से मानी जाती है। इसी कारण से रविवार को हम सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं। रविवार से ही सबको, या सूर्य से ही सबका प्रारंभ माना जाता है। तो सप्ताह का पहला दिन इसीलिए सूर्य को माना जाता है। काल माधव में भी लगभग इसी तरह से लिखा गया है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार अश्विनी नक्षत्र और सूर्य की मेष राशि के संयोग के साथ ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। संस्कृत के जो साहित्य है, पुराण है, धर्मशास्त्र है, उनमें भी इसी तरह की बात प्रतिध्वनित होती है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि से ही हम सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं। इसीलिए इन्हीं से ही ज्योतिष के अंदर प्रारंभ माना जाता है। सभी वारों का प्रारंभ रविवार से माना जाता है। नक्षत्रों की गणना अश्विनी नक्षत्र में मानी जाती है और इसी के साथ तिथि की गणना प्रतिपदा और पक्ष के अंदर शुक्ल पक्ष से गणना का प्रारंभ किया जाता है और राशियों में मेष राशि से प्रारंभ किया जाता है। सृष्टि के पहले दिन से गणना कर भारतीय ज्योतिर्विदों ने सौर मंडल का केंद्र होने के कारण सूर्य को सबसे पहले होरा का स्वामी माना। मैंने आपको बताया दिन को 24 होरा में बांटा गया है। मित्रों, सृष्टि का प्रारंभिक दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा था और वार उस समय रविवार था। राशि मेष थी, नक्षत्र अश्विनी था। इसीलिए ही हम जब भी गणना प्रारंभ करते हैं, राशियों की गणना करते समय उसका प्रारंभ मेष राशि से मानते हैं। वारों की गणना करते समय उसका प्रारंभ रविवार से मानते हैं। पक्षों की गणना करने में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ मानते हैं और मास की गणना करने में चैत्र मास को पहला मास माना जाता है। और यही बात काल माधव में भी लिखी गई है और ऐसा ही संस्कृत साहित्य से भी पुष्टि होती है। सृष्टि के पहले दिन से गणना कर भारतीय ज्योतिर्विदों ने सौर मंडल का केंद्र होने के कारण जो पहला होरा था उसके स्वामी को सूर्य को समर्पित किया, यानी कि सूर्य को ही पहले होरे का स्वामी माना। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की तरफ बढ़ने पर क्रमशः शुक्र और बुध दिखता है। माफ करना, पृथ्वी से सूर्य की तरफ बढ़ने पर पहले शुक्र दिखता है, फिर बुध दिखता है। लेकिन सूर्य से पृथ्वी की तरफ पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा। इसीलिए सूर्य के बाद शुक्र व बुध का होरा रखा गया, क्योंकि पृथ्वी से हम गणना कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इसीलिए पृथ्वी से गणना चूंकि की गई है, इसीलिए सूर्य के बाद में जो अगला होरा रखा गया वो शुक्र का रखा गया। उसके बाद में बुध का होरा रखा गया। उसके बाद में पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा करने के कारण पृथ्वी से सबसे नजदीक जो था चंद्रमा, उसका रखा गया। अब विपरीत दिशा से पृथ्वी की तरफ के ग्रहों की गणना करी गई तो सबसे दूर शनि है, इसीलिए अगला होरा शनि का रखा गया। उसके बाद अगला होरा गुरु का रखा गया और
अंतिम होरा जो था, 7वां होरा मंगल का रखा गया। ये एक क्रम बनता है और इस तरह से होरा का क्रम बना, सूर्य, उसके बाद शुक्र का, फिर आता है बुध का, फिर चंद्रमा का, फिर शनि, गुरु, मंगल का। मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से इसका कारण। गणना चूंकि पृथ्वी से की गई है और प्रारंभ जो है ग्रहों के अधिपति सूर्य से किया गया, तो सबसे पहला होरा सूर्य का रखा गया। उसके बाद पृथ्वी से गणना चालू की सूर्य की तरफ, तो पहले शुक्र फिर बुध का रखा गया। उसके बाद पृथ्वी के नजदीक, क्योंकि पृथ्वी खुद का तो होरा रखा नहीं गया, तो पृथ्वी के घूमने के कारण चंद्रमा पृथ्वी को घूमता है, इसलिए चंद्रमा का होरा रखा गया। उसके बाद विपरीत दिशा से पृथ्वी की तरफ गणना की गई, यानी दिशा सूर्य की तरफ ही रखी गई हमेशा गणना में। फिर शनि जो सबसे दूर है, उसके बाद गुरु और उसके बाद मंगल का होरा रखा गया। इस प्रकार 7 ग्रहों को होरा का अधिपति मानकर प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय से होरा की गणना 24 तक की जाती है। और अब 25वां होरा जो आएगा वो अगला दिन आएगा, तब आएगा, इसीलिए 25वें होरे को अगले दिन का स्वामी मान लिया जाता है। रविवार को सूर्योदय के समय हम अगर पहला होरा सूर्य का मानते हैं, तो 25वां होरा जो है वो चंद्रमा का निकल के आता है फिर से, क्योंकि 7 होरा के बाद यही क्रम वापस चलता रहता है, तो इसीलिए अगला बार चंद्रमा हो गया। चंद्रमा से 25वां होरा जब हम बात करेंगे तो वो मंगल का आएगा, मंगल के बाद में अगला होरा आएगा वो बुध का आता है। इसीलिए वारों का जो वर्तमान क्रम है वह रखा गया है। 7 वारों की अवधारणा भारत में तो क्या है ये मैंने आपको बताई। कैलेंडर के अंदर 7 वारों की परंपरा इसीलिए रखी गई है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर या दूसरे कैलेंडर ने अपने अपने कारणों से रखे हैं। जैसे रविवार के दिन वह धूप में बैठा करते थे, ऐसा कहा जाता है, और सन यानी कि सूर्य, डे यानी दिवस, सूर्य का दिवस एक दिन धूप में बैठने का रखे गए, इसलिए उसका नाम संडे रखा गया, जो कि रविवार के समान ही है। और उसके बाद में 7 वारों का ये जो एक भारत के अंदर गणना का संरचना बनाई गई थी, उसे दूसरे देशों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि भारत को उस समय विश्व गुरु कहा जाता था। भारत ने अपने सारे ज्ञान को दूसरे देशों में पहुंचाया था। अंग्रेजी कैलेंडर और भारतीय कैलेंडर दोनों के अंदर ही हमें तिथियां तो साथ ही, वार तो साथ ही मिलते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो करते हैं, महीने की बात करते हैं कि महीने 12 क्यों रखे गए हैं। धरती जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस बीच में चंद्रमा पृथ्वी की 12 परिक्रमा कर लेता है। फिर से बताता हूं मैं, धरती जब सूर्य की परिक्रमा करती है, इस बीच पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ चंद्रमा 12 परिक्रमा पूरी कर लेता है। यानी एक वर्ष का सौर वर्ष बात करते हैं, वो तब होता है जब धरती सूर्य के पूरा चक्कर लगा लेती है। और चंद्र वर्ष तब पूरा होता है जब 12 महीने हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि चंद्रमा लगभग 355 दिन के आसपास का एक समय होता है। उसे 355 पूरा नहीं होता है, 354.3670556 इतना समय होता है। उसमें ही चंद्रमा 12 परिक्रमा पृथ्वी की कर चुका होता है, लेकिन सूर्य का अभी एक परिक्रमा भी नहीं हो। उसमें 365.6 घंटे के आसपास एक अतिरिक्त समय लगता है, यानी 365.25 दिन का आसपास का समय लगता है। भारत में दोनों ही तरह की तिथियां प्रचलित है, सौर तिथि और चंद्र तिथि। अंग्रेजी कैलेंडर लगभग हम कह सकते हैं सौर तिथि के आधार पर रखा गया है, और जो विक्रम संवत है वो चंद्रमा की गणना के आधार पर रखा गया है। चूंकि चंद्रवर्ष छोटा होता है, इसलिए हर 3 साल में एक अधिक मास का प्रावधान भी रखा जाता है। यहां पर एक बात और बता देते हैं, बरसात का समय हर स्थान पर अलग अलग होने के कारण से, या अन्य ऋतुओं का समय थोड़ा सा फर्क होने के कारण से, दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद में नए मास की गणना का जो है एक तरीका अपनाया गया है, जबकि उत्तर भारत में पूर्णिमा के अंत से ही नए मास का प्रारंभ होता है। तो उत्तर भारत में पूर्णिमांत मास का समय माना जाता है, उसे एक चंद्रमास कहा जाता है, और दक्षिण भारत में अमावस्यांत गणना करी जाती है, अमावस्या के अंत से गणना करी जाती है। चंद्रमा लगभग 29.5 दिनों के अंदर पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। तो ये 29.5 दिन के कारण से हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का पथ अंडाकार है, तो कभी 29 दिन और कभी 30 दिन के अंदर चंद्रमा जो है वो परिक्रमा धरती की कर लेता है। चंद्रमा धरती से कितना दूर होता है, अब इस पे बात करते हैं। चंद्रमा एक दिन के अंदर जो है वो लगभग 12 अंश
दूरी पकड़ लेता है। जब परिक्रमा करनी होती है तो 12 अंश चल लेता है, लेकिन इस बीच सूर्य भी लगभग 1 अंश चल लेता है। तो इसीलिए चंद्रमा से सूर्य की दूरी एक दिन में लगभग 11 अंश की नजर आती है, और सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक, सूर्यास्त तक ये जो 11 अंश की एक दूरी है, आसपास 11 अंश, एक मतलब शुद्ध रूप से 11 अंश नहीं है, उसके आसपास की है। इसी को एक तिथि कहा जाता है। यानी कि चंद्रमा कितना चला, सूर्य कितना चला, वो घटा दो चंद्रमा की गति में से सूर्य की गति, और जो गति बचती है लगभग 11 अंश रोज आगे निकल जाते हैं, इसी को ही एक तिथि कहा जाता है। चंद्रमा का भ्रमण पत्र मैं आपको बता चुका हूं, गोलाई नहीं होने के कारण से यह शुद्ध रूप से 11 दिन का समय नहीं आता है। भारतीय पंचांग के आधार पर दुनिया के 7 वार और 12 महीनों की प्रणाली को अपनाया गया है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि 12 मास जो है विक्रम संवत में वह किस तरह से रखे गए हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा प्रायः जिस नक्षत्र में रहता है उसके आधार पर भारतीय पंचांग में महीनों का नाम रखा गया है। जिस मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पड़ता है या पूर्णिमा के आसपास ही आता है, कभी भी देख लें चैत्र मास की पूर्णिमा के आसपास चित्रा नक्षत्र होगा, 1-2 दिन आगे पीछे चित्रा नक्षत्र होता है तो वह चैत्र मास हो गया। इसी तरह जब विशाखा नक्षत्र पड़ता है तो वो वैशाख मास हो गया। जब ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है पूर्णिमा के आसपास तो ज्येष्ठ मास हो जाता है। पूर्वाषाढ़ा से आषाढ़, श्रवण से श्रावण, पूर्वा भाद्रपद से भाद्रपद, अश्विनी नक्षत्र से आश्विन मास, कृतिका से कार्तिक मास, मृगशिरा से मार्गशीर्ष मास, पुष्य से पौष मास, मघा से माघ का महीना और पूर्वा फाल्गुनी से फाल्गुन मास का नामकरण किया गया है। भारतीय ज्योतिष ये अच्छी तरह से जानते थे कि सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, लेकिन केवल गणना की सुविधा के लिए मैंने आपको बताया कि सारी गणना पृथ्वी से करी गई है। अब थोड़ा सा अंग्रेजी महीने की बात भी अगर मैं आपको कर लूं तो अच्छा रहेगा। अंग्रेजी कैलेंडर, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ये पुराने रोमन कैलेंडर के कुछ सुधरे हुए परिणाम ही है। रोम के सबसे प्राचीन कैलेंडर की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, ऐसा लगता है उसमें कुछ कमी है, कुछ छूटा हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे सामने निकल के आते हैं साक्ष्य, उसके आधार पर कहा जाता है प्राचीन रोमन कैलेंडर के इतिहास जो है वो ईसा से 753 वर्ष पहले प्रारंभ होता है। ईसा से 753 साल पहले रोम नगर की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। लेकिन ये नगर की स्थापना के साथ ही कैलेंडर नहीं आया था। नगर की स्थापना हुई थी ईसा से 753 साल पहले, और यह कैलेंडर बनाया ईसा से 738 साल पहले। सबसे पहले रोमन कैलेंडर आया। इस कैलेंडर में मात्र 304 दिन का समय होता था और 10 महीने ही होते थे, 12 महीने नहीं होते थे। उसके अंदर सर्दी के जो कठोर घोर सर्दी के दिन होते थे उन्हें गायब कर दिया गया था। कहते थे वो तो अंधेरा है। भारतीय में कैलेंडर में ऐसा होता था कि सूर्योदय से दिन का प्रारंभ मानते थे और रात्रि को दिन की गणना से कई बार निकाल दिया जाता था। तो उन्होंने जो सर्दी के दिन थे, जब दुबके हुए बैठे रहते थे, बर्फ रहती थी चारों तरफ, तो उसको कैलेंडर से ही निकाल दिया उन दिनों को। और साल के प्रारंभ की तिथि जो होती थी वो 1 मार्च हुआ करती थी। जी हां, मैं सही कर रहा हूं, 1 जनवरी से नया साल नहीं होता था उस समय। मार्च महीने से नया साल चालू होता था, और मार्च महीने का नाम भी मार्च नहीं था, मार्टियस था। उसके बाद में अप्रैलिस, जिसका नाम अभी अप्रैल पड़ गया है। उसके बाद मेयस, जिसका नाम अभी मई है। फिर जून की अगर बात करें तो जून जो है, जूनियस उसका नाम हुआ करता था। हालांकि जूनियस में जे शब्द ही नहीं था, IUMINUS ये शब्द हुआ करता था। मैं फिर से बोल दूं, IUMINUS यह शब्द हुआ करता था, लेकिन उसे जूनियस बोला जाता था, जो कि जून का महीना था। उसके बाद जुलाई का नाम जो था उसमें क्विंटिलिस था, और सेक्सिटिलिस अगस्त का महीना था। सेक्सिटिलिस यानी कि छह यानी कि छठा महीना अगर मार्च से देखा जाए तो। उसके बाद सितंबर यानी 7वां महीना, अक्टूबर यानी कि 8वां महीना, नवंबर यानी 9वां महीना और दिसंबर यानी 10वां महीना। 10 महीने रखे गए थे। देखो, आज भी आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के नाम मिल जाएंगे। आप सोच के देखना, सितंबर का मतलब तो 7 होता है, फिर ये 9वां क्यों है? अक्टूबर का मतलब तो 8 होना चाहिए, फिर ये 10वां क्यों रखा है? नवंबर का मतलब तो 9 होना चाहिए ना,
लेकिन वो 11वां महीना क्यों है? दिसंबर इन डेसिमल वगैरह जो है रखा गया, डिकेड जो है उसी से बना है बाद में। दिसंबर जो है वो तो 10वां होना चाहिए, उसे 12वां महीना क्यों रखा गया है? इसका कारण ये है क्योंकि उसकी गणना प्रारंभ में 1 मार्च से होती थी। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी और तब कोई विशेष काम होता नहीं था, इसीलिए 61 दिन के समय को कैलेंडर से छोड़ दिया गया था। सर्दी के 61 दिन को ही छोड़ा गया था, जब सभी घरों के अंदर दुब के पड़े रहते थे। उसके बाद मार्च में जब खुला सूर्य निकलता था, तब सभी लोग इकट्ठे होते थे और वहां से ही नया साल का प्रारंभ होता था। सेनाएं निकलती थी, मार्च पास्ट करती थी, इसीलिए उसका नाम मार्च भी उसके कारण रखा गया है। मैक्रोबियस एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार सबसे पहले रोमुलस ने ईसा से 738 साल पहले जो रोमन कैलेंडर बनाया था उसमें 10 महीने और 304 दिन थे। उसके बाद रोमुलस के जो सब उत्तराधिकारी है नुआ पोम्पिलियस, उसने रोम की स्थापना के 53 वर्ष बाद जनवरी और फरवरी महीने को जोड़ा था। यानी कि शुरू के 53 साल के अंदर जनवरी फरवरी महीना नहीं था, उसके बाद जनवरी फरवरी महीने को जोड़ा गया। सरल शब्दों में कहे तो ईसा से लगभग 700 ईसा साल पहले का जो सम्राट था नुआ पोम्पिलियस, उसने जनवरी और फरवरी 2 महीने जोड़कर इसे 355 दिन का बना दिया और इसीलिए इस कैलेंडर का रोमन कैलेंडर की जगह इसका नाम पड़ गया नुमा कैलेंडर, NUMA, नुमा कैलेंडर इसका नाम रखा गया। नुमा कैलेंडर में हर दूसरे वर्ष एक अधिक मास का प्रावधान था और उसके कारण उसमें 22 या 23 दिन फरवरी माह में जोड़ दिए जाते थे, क्योंकि फरवरी ही अंतिम महीना हुआ करता था, इसीलिए फरवरी में 22 या 23 दिन जितने कम होते जोड़ दिए जाते ताकि साल 365 दिन का बन जाए। इसका प्रयास किया गया। रोम के 7 महान राजाओं में नुआ पोम्पिलियस को दूसरा महान राजा माना जाता है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। आगे करते हैं बात। ईसा से 46 साल पहले जूलियस सीजर ने उस समय के प्रसिद्ध खगोलविद जो थे सोसीजेनस, उनकी सहायता से 365 दिन का संशोधित कैलेंडर बनाया। ईसा से 46 साल पहले 365 दिन का, उससे पहले 355 दिन चले आ रहे थे, जिसमें चौथे साल में लीप वर्ष की भी व्यवस्था की गई। इसके लिए जूलियस सीजर ने पुरानी गलतियों को आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अंदर दिन की गणना अलग थी, आगे अलग थी, उन गलतियों को आगे ना बढ़ाया जाए, तो ईसा से पहले 46 साल पहले किसी एक साल को बढ़ाकर 445 दिन का कर दिया गया था, ताकि अब नए सिरे से गणना प्रारंभ हो सके। ईसा से ठीक पहले 46 साल पहले ये जो 445 दिन का लंबा साल था उसे हम भ्रांति वर्ष भी कहते हैं। और ईसा से 45 साल पहले से ही जूलियस कैलेंडर अस्तित्व में आया। इसे जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं, जूलियस कैलेंडर भी इसे कहा जाता है। जूलियस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी सहित कुल 12 महीनों का एक साल बनाया गया और फरवरी को छोड़कर हर महीने में 30 या 31 दिन कर दिए गए। और फरवरी चूंकि अंतिम महीना था, इसके लिए उसे बचे ही अब कभी 28 और कभी 29 थे, तो इसीलिए फरवरी 28 या 29 की कर दी गई। सामान्यतः फरवरी 28 दिन की रखी गई और हर चौथे साल लीप वर्ष को 29 दिन का इसे रख दिया गया। जूलियस सीजर ने जो जूलियन कैलेंडर बनाया था, चूंकि उसमें 365 दिन चौथे साल में एक लीप साल का रखा गया था, इसीलिए चौथे साल में कैलेंडर 366 दिन का बन जाता है। जूलियस सीजर से पहले मार्च महीने के पहले दिन को ही नव वर्ष के रूप में मनाया जाता था, लेकिन जूलियस सीजर ने पुरानी व्यवस्था बदलकर जनवरी के पहले दिन से नव वर्ष के प्रारंभ की व्यवस्था कर दी। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद में 44 ईसा पूर्व उनके सम्मान में, यानी कि ये जो नया कैलेंडर बना है उसके 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 44 साल उनके सम्मान में उनके जन्म के महीने क्विंटिलिस का नाम बदलकर जुलाई कर दिया गया था, जूलियस सीजर के नाम पर। जूलियस सीजर के भाई के पोते ऑगस्टस सीजर ने जब जूलियस सीजर का पदभार संभाला तो अपने नाम को अमर करने के लिए उस समय के वर्ष के 6ठे महीने का नाम सेक्सिटिलिस से बदलकर ऑगस्ट कर दिया गया, क्योंकि उसका खुद का नाम ऑगस्टस सीजर था। हालांकि इसके बारे में एक मत यह भी है कि ईसा से पहले 8वीं सदी में एक महान राजा ऑगस्टस के नाम पर जूलियस सीजर के भाई के पोते ऑगस्टस सीजर ने रखा था, लेकिन खुद का नाम ऑगस्टस था, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ईसाइयों का एक पंथ जो है जिसे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, उनको मानने वाले आज भी नया साल 1 जनवरी से नहीं मनाते हैं, बल्कि 14 जनवरी से नया वर्ष मनाते हैं। रूस, यरूशलेम, जॉर्जिया, सर्बिया इनमें प्रमुख रूप से आता है। और मैं आपको बता दूं, यूक्रेन का नाम भी इसी में शामिल था। यूक्रेन और रशिया के युद्ध से पहले तक जब भी हम देखें तो यूक्रेन नव वर्ष का प्रारंभ 14 जनवरी से मानता था, लेकिन रूस के साथ में टकराहट के बाद इसने कहा हम रूस के साथ नया साल नहीं मनाएंगे। अब इसने पिछले वर्ष से 1 जनवरी को नव वर्ष मनाना प्रारंभ किया है, लेकिन यह बहुत ही कम ही समय हुआ है इसमें। जूलियस सीजर का जो जूलियन कैलेंडर बनाया गया था, इसकी गणना में कई सारी त्रुटियां बाद में खोज ली गई और 1582 में उस समय के जो पोप थे ग्रेगरी अष्टम, उन्होंने 2 मार्च 1582 को सुधार के आदेश दिए और तब से इस रोमन कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन पड़ गया। उन्होंने सुधार किए तो उनका नाम हो गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी एक तरह का जूलियस कैलेंडर जो है या जूलियन कैलेंडर है, उसी का ही एक नया सुधरावा रूप है। सन 1582 में कैलेंडर की त्रुटियों को सुधार के लिए अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के 10 दिन कम कर दिए, यानी कि 4 अक्टूबर के बाद सीधी ही 15 अक्टूबर आएगी, ऐसी व्यवस्था कर ली। और इसीलिए आप इंटरनेट पर कई बार पढ़ते हैं ना कि 1582 के अंदर अक्टूबर महीने में सबसे कम बच्चे रोए, दिन ही कम थे तो बच्चे अपने आप ही कम रोएंगे। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को सन 1700 में, 1582 में संशोधन हो चुका था, सन 1700 में स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों के द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। 1752 आते आते इसे इंग्लैंड ने और अमेरिका ने स्वीकार किया। इंग्लैंड ने भारत को उस समय एक कॉलोनी बना रखा था, इसलिए 1752 के अंदर भारत में भी अंग्रेजों ने इसे लागू कर दिया। 1873 आते आते अंग्रेजों ने अपना अंग्रेजी कैलेंडर जो था भारत के गांवों में भी लागू कर दिया और उसके कारण से भारत के अंदर अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलित होता गया। प्रारंभिक रोमुलस कैलेंडर के इतिहास से देखें, उसके बाद जूलियस कैलेंडर आया, उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, समय के साथ बदलता गया, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं होकर अपने किसी दूसरे राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से रखी गई। जैसे बात करते हैं कि जुलाई 31 की ही रखी गई क्योंकि जूलियस सीजर जैसे महान राजा के नाम पर था, उसे 31 रख दिया, लेकिन 31 के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार आज भी नहीं है। अगस्त को 31 का कर दिया गया, आज भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। और फरवरी बची हुई थी, अंतिम था कभी, आज के समय में फरवरी दूसरा महीना है, इसे 28 या 29 का क्यों रखा गया, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर में भारतीय की प्रेरणा से 12 महीने तो रखे गए हैं, लेकिन दिन की गणना में कहीं भी कोई वैज्ञानिकता मुझे नजर नहीं आती है। आपको नजर आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नुमा पोम्पिलियस ने जो जनवरी और फरवरी 2 महीने जोड़े गए थे, इनके अंदर भी शुरुआत में 31 या और 28 दिन नहीं थे, जो 61 दिन बचे हुए थे वह थे, और जो उसके साथ अधिक मास की भी व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान व्यवस्था आपके सामने है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कैलेंडर है ये हमारे सामने आया है। रोमन काफी उदार थे, वह चाहते तो ये भी कर सकते थे कि सभी महीने को 30-30 दिन का बराबर कर दे, लेकिन ऐसी स्थिति में किन्हीं 5 महीनों को तो फिर भी 31 का करना ही होता, तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से रखा, महत्व के हिसाब से। लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिनका आज भी नाम नहीं है और उस समय की गिनती के आधार पर रखे गए हैं, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आता है, और इनके नाम अभी भी नहीं रखे गए हैं। और जो मार्च से शुरू होता था, तो मार्च के शुरू होके और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये बस यही इनके आज भी नाम रखे गए हैं। 24 होरा जो है उसको 24 घंटे के तौर पर आज स्वीकार कर लिया, होरा जिसको आवर बोल सकते हैं, उसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उसके पीछे अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी कैलेंडर की क्या कारण है वो आज भी स्पष्ट नहीं है। इसके साथ साथ वार जो है वो भारतीय पंचांग से 7 वार का कंसेप्ट लिया गया, लेकिन उसके साथ ही वार क्यों रखे गए, कम या ज्यादा क्यों नहीं रखे गए और उनके नाम ये क्यों रखे गए, इसके पीछे का कोई आधार नजर नहीं आता है।
तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि भारतीय पंचांग जो था उसमें जो रखा गया उसका कारण एक स्पष्ट किया गया। हालांकि कारण एक प्रतिक्रिया का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, कितना उचित है और कितना जो है किसी का समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अन्य जितने भी पंचांग है उनकी अपेक्षा सर्वाधिक प्रश्नों का जवाब सटीकता के साथ अगर कहीं मिलता है तो वो भारतीय पंचांग में मिलता है। जय हिंद, नमस्कार।